डिस्कस किया है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट स्कोप एंड व्हाट इज अ प्रोजेक्ट स्कोप, वो बात आपको अच्छी तरह पता है। मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा हमें टाइम इन्वेस्ट करने की जो है वो जरूरत नहीं है। अगर है तो मुझे बता दें, नहीं है तो फिर थोड़ा सा हम इसको क्विकली से आगे मूव करते हैं कि प्रोडक्ट स्कोप क्या बताता है कि आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट ने क्या करना है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, आपने जो अर्ली फॉर्म ऑफ एक प्रोडक्ट स्कोप बनाया है वो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वो जो आपने नहीं जमा कराई होती आपके लेवल पे, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ही मासूम होती है। जो आप पार्ट 1 में एक इनिशियल प्रपोजल जमा कराते हैं उसको आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन समझ लें, मगर हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो भी एक इनिशियल लेवल में भी वो भी बहुत डिटेल काम होता है। वो भी डिस्क्रिप्शन वाला डॉक्यूमेंट भी बहुत एक लंबी साइंस होती है। आपने तो बहुत मासूम चीज जमा कराई थी इनिशियल प्रपोजल के वक्त। तो दैट वाज अ स्कोप। और वो भी जो आप बनवाने के लिए जो बनाते हुए जो अपने सुपरवाइजर्स को नाक चने चबवाते हैं ना, वो भी एक पेज का, वो भी आपसे नहीं बन रहा होता। तो आपको पता नहीं है कि अभी जो है ना ये जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट होता है ये कितनी बड़ी साइंस होता है। प्रोजेक्ट्स को वही बात है कि आपने जो काम है वो कैसे करना है। अब वही बात है कि WBS को मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट स्कोप को बनाने के लिए WBS जो है वो यूज करते हैं आप लोग, कि किस तरह से जो आपने काम करना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होगी। इसकी एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोडक्ट स्कोप, आपको ये बात अच्छी तरह पता है, ये भी हम काफी दफा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट स्कोप आपको ये बताता है कि हाउ ये वर्क ओरिएंटेड होता है, काम कैसे करना है। एंड प्रोडक्ट स्कोप इज व्हाट ओरिएंटेड, जिसमें आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंप्लीट प्रोडक्ट स्कोप फर्स्ट एंड देन प्रोजेक्ट स्कोप। कहते हैं कि जी पहले आप अपने प्रोडक्ट का स्कोप कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के स्कोप की तरफ जाएं। तो ये एक आम जो है ना एक इस्तेलाह में जो है ना बात हो रही है, मगर ये कि दोनों क्या करते हैं, हाथों में हाथ डाल के काम करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट स्कोप प्रोजेक्ट स्कोप। एग्जांपल उसकी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर की जो स्कूल की एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो जो उस स्कूल की बिल्डिंग से रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, वो प्रोडक्ट स्कोप का पार्ट है। और प्रोजेक्ट स्कोप का पार्ट क्या है कि ये काम आपने कैसे करना है, विद इन टाइम कैसे करना है, बजट कैसे करना है, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व करने हैं, किसको ठेका देना है, कितने दिनों में काम होगा, कौन किसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद होगी, ये सारा किसका पार्ट है, ये आपके प्रोजेक्ट स्कोप का पार्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रीन लैंडस्केप इन क्रिएटिंग। ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, ये लैंडस्केप कम्युनिटी लैंडस्केप्स बनाती है, कम्युनिटी मैमोथ कंस्ट्रक्शन कंपनी इज बिल्डिंग, ठीक है। Dan from Mammoth tells Kathy at Green's Landscape that he wants to have 12 acres of land to be landscape. They are constructed 9 buildings in the area interspaced by landscaping. Dan wants to have a walking, jogging park, Chinese herbal garden, an all-season theme park and greens all around. Dennis tells Kathy what he wants. ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? Now Kathy figures out how it is to be done, what is required in order to create this landscaping. She works out to resources, machinery, people with different skill set, tools, etc., etc., etc. And she identifies all activities to be performed, dependencies they share, and they create schedule. She works out the costing part, the communication part, the risk part, responses, procurements, aspects, blah 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 blah. अब मुझे एक बात बताएं, एग्जाम्पल 1 प्रोडक्ट स्कोप की है या एग्जाम्पल 2 प्रोडक्ट स्कोप की है, एग्जाम्पल 1 प्रोजेक्ट स्कोप की है या एग्जाम्पल 2 प्रोजेक्ट स्कोप की है, मुझे बताएं दोनों में से कौन सी एग्जाम्पल प्रोजेक्ट स्कोप की है और कौन सी जो है ना प्रोडक्ट स्कोप की है। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 इज अबाउट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल 1 इज अबाउट प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल 2 इज अबाउट प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। शाबाश जवानों, छा गए हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ओके फाइन, अब हम आगे चलते हैं। स्टेक होल्डर्स, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है। स्टेक होल्डर्स, आप बचपन से स्टेक होल्डर्स के साथ जो है ना वो खेलते कूदते चले आ रहे हैं, ये उम्र आ गई है माशाल्लाह कि स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर्स के जी ये वो लोग हैं कि स्टेक होल्डर्स को इज्जत दो, इनको इज्जत नहीं दोगे तो काम ना चल सी, ठीक है। तो हाँ जी, अब क्या है कि आपने इस स्टेज पे भी अपने स्टेक होल्डर्स एनालिसिस कंप्लीट करना है, कौन से लोग हैं जो कि आपके इसमें, आपने जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन दी थी, याद है आपको, स्टेक होल्डर्स एंड देयर अपॉर्चुनिटीज, देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्ला 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 ब्ला। पार्ट 1 वाले तो अभी समझ रहे होंगे, पार्ट 2 वाले अभी याद है आपको, आपने किया था एक वंस अपॉन अ टाइम, याद है ना। तो ये जो है, ये आप जो है ना वो एनालिसिस कंप्लीट करते हैं अपना प्रॉपर, कि कोई स्टेक होल्डर जो है वो रह ना जाए, कोई स्टेक होल्डर लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इंपैक्ट है। पार्ट 2 वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मैं क्विकली आगे मूव करती हूँ। आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के, एनालाइज करने के लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं बहुत ज्यादा, कि हाँ जी कौन जो है ना इससे इफेक्ट होगा, कौन जो है इस अपॉर्चुनिटी, कौन इस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी से जो है ना वो मुस्तफीद होगा, what other softwares will be delivered with this interaction, और ये वो सारी चीजें आपको पता है अच्छी तरह, वो बताने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ जी, मैनेजिंग प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव आपने अगर करना हो, बाज़ दफ़ा आपके स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं होता। अच्छा जी, अब क्या है, समटाइम्स स्टेक होल्डर्स डोंट नो एग्ज़ैक्टली कि जी अच्छा ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा जी, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एग्ज़ैक्टली कभी-कभी उन्हें नहीं पता होता कि आखिर वो चाहते की ने। थानू याद है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के वक़्त भी आपने ये बात ज़रूर पढ़ी होगी कि बाज़ दफ़ा आपके स्टेक होल्डर को पता ही नहीं होता कि मैं चाह क्या रहा हूँ। तो वो जो है ना आपको उसके साथ बैठ के उसकी जो है ना उसकी विज़न क्लियर करने की ज़रूरत होती है उसके साथ। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर जी बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ गेम ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। हाँ जी, अब स्टेक होल्डर्स बहुत सारे लोग आपको पता है जहां लोग इन्वॉल्व है वहां पे फटे छटे ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब वहां पे आपने क्या करना है, स्टेक होल्डर्स के आपने जो है ना वही बात है कि आप अक्सर ये सोचते हैं कि आप जब भी फटा ग्रुप एग्जैक्टली आप आपका सुपरवाइजर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है आपका, ठीक है। आप बाज ऐसे शहजादे होते हैं कि मुंह चुक के जो है ना वो कभी भी अपने जो है ना सुपरवाइजर के पास पहुंच जाते हैं। मुंह चुक के तो आपने जाना है, जरा मुंह रख के तो जा नहीं सकते क्योंकि यही मुंह तो जाके आपने उनको दिखाना है। मगर मुंह चुक के जाने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि जाएंगे और दरवाजा ठा 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 सर मैडम सर प्रोजेक्ट की मीटिंग करनी है। नो, आपको उनका बकायदा स्केड्यूल देखना होता है, ठीक है। आपने उनके साथ टाइम सेट करना होता है, बकायदा मीटिंग मिनट होती है, मीटिंग मिनट्स आपके रिपोर्ट होते हैं। आपको बकायदा उनकी प्रायोरिटीज का ख्याल रखना होता है। आपको देखना होता है कि आपके स्टेक होल्डर्स डिफरेंट टेक्निकल बिलीव्स की हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स आपके बहुत टेक्निकल होंगे, कुछ स्टेक होल्डर्स आपके इतने टेक्निकल नहीं होंगे। आपको पॉलिसीज प्रोसीजर्स इन सब का ध्यान करना होता है। तो ये वो सारी चीजें जो आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर स्कोप। अच्छा जी, अब आपको अच्छी तरह पता है कि जब आपने सॉफ्टवेयर का स्कोप बनाना हो तो आपको पता होता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, हाँ जी। एक जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, एक चीज होती है आपकी रेगुलेशन और एक होती है आपकी स्टैंडर्ड, ठीक है। रेगुलेशंस के साथ आप रूल्स वगैरह भी बनाते हैं, दोनों में फर्क कि जो आपके पॉलिसीज होती हैं ना, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, गवर्नमेंट ने जो कवानीन होते हैं जो अप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे अब आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो अलग अप्लाई हो रही होती हैं। अगर आप बाहर इंटरनेशनली किसी का क्लाइंट है कोई आपका, तो उनकी जो पॉलिसीज है रेगुलेशंस है वो अलग किसी किस्म की अप्लाई हो रही होंगी। तो जो आपका ये रेगुलेशंस है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये वही बात है कि जो कुछ सेट ऑफ लोगों ने मिलके, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके जो आपके स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। वही जैसे आप कुछ क्वालिटी की बात कर रहे थे, क्वालिटी अचीव करने के लिए, जैसे अभी आप IEEE की बात कर रहे थे, आप लोग ये ISO की बात कर रहे थे, आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, आप टेम्पलेट्स की बात कर रहे थे। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपकी उस क्वालिटी के लिए जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप QWERTY कीबोर्ड की बात करें, QWERTY कीबोर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड है। अभी जैसे आप जो कि इंटरनेशनली फॉलो होता है, जो दुनिया में कहीं भी चले जाएं QWERTY कीबोर्ड का एक ही जो है ना वो मतलब लिया जाता है, ठीक है। अब वो हर उसके मुताबिक अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह कह लें कि अपना अच्छा जी, जैसे यहाँ पे भी वही बात है, ये तो टेक्स्ट स्टोरी लिखी हुई यहाँ पे, कॉन्सेप्ट जो था वो आपको समझाना था कि जो रेगुलेशन क्या है कि ये गवर्नमेंट की इम्पोज रिक्वायरमेंट होती है पॉलिसी से रिलेटेड। और ये ऑब्लिगेटरी होता है, इसको मैंडेटरी होता है, इसको जो है ना आपने फॉलो करना है। जबकि स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है कि रेगुलेशन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फकी पड़ेगी। मगर स्टैंडर्ड जो है अगर आप वो फॉलो नहीं भी करते तो वो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, मगर क्या होगा कि वो क्वालिटी अचीव नहीं होगी उससे। तो क्या है कि मगर आपको जो है वो आपको क्या सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं होगा, एग्जैक्टली आपको सिखाया जाता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट तो बन जाएगी मगर वो क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं वही बात है कि आयरन ट्रायंगल आपको अच्छी तरह पता है, ये स्कोप क्रीप का भी आपको अच्छी तरह पता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का भी आपको पता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, कि ये वो दिखाता है आपको कि जो भी आपके प्रोजेक्ट ने बिल्कुल स्कोप गरीब नो स्कोप क्रीप, स्कोप गरीब, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर आप साइन करवा लेते हैं, जिससे क्या मतलब है कि अब आपका साइन हो चुका है, दोनों पार्टियां एग्री कर चुकी हैं कि हाँ जी ये जो चीज है यही बनने वाली है आगे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये पूरा सफर तय करके हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो जिसकी जो जैसे प्रोजेक्ट चार्टर का जो आइकॉन है, ये प्रोजेक्ट और किसका आइकॉन है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का जो आइकॉन है, इसी तरह ये WBS का जो आइकॉन है, ये जो नीचे से थोड़ी सी करली सी इसकी जो है ना वो आई हुई है। तो ये जो है ना आपको पता है फ्लो चार्ट में जो एडवांस लेवल के फ्लो चार्ट्स बनते हैं, ये वाला आइकॉन किस लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट के लिए, कोई टेंजेबल डॉक्यूमेंट के लिए ये चीज यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये जो फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट चार्टर का जो आइकॉन बना हुआ है, जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट का आइकॉन बना हुआ है, WBS का जो आइकॉन बना हुआ है, ये आइकॉन्स जो है वो यूज होते हैं फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज टेंजिबल डॉक्यूमेंट हुई है। तो चार्टर एक डॉक्यूमेंट आपको अच्छी तरह पता है, रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, WBS एक डॉक्यूमेंट है। अब इसका सफर देखें, ये कहाँ से क्या चीज इनपुट हो रही है और क्या चीज आउटपुट हो रही है। अब जो गोले गोले हैं, ये जो आंडे आंडे आपको नजर आ रहे हैं, जो ओवल ओवल आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट स्कोप का जो गोला है, इन इसका गोला में, हमारा गोला में, प्रोडक्ट स्कोप का गोला में जो इनपुट आ रही है वो क्या आ रही है, वो चार्टर आ रहा है। डॉक्यूमेंट कौन सा इनपुट के तौर पे आ रहा है, चार्टर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आगे मूव करता है, जो ये जो फिर प्रोसेस का गोला है, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ये इनपुट होता है। पीछे से स्टेक होल्डर नीड्स का जो गोला है, उसकी इनपुट, रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है, वो सारे इनपुट होके तो प्रोजेक्ट का स्कोप बना रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट के स्कोप के प्रोसेस में जो एक टेंजिबल आउटपुट, मैं आपको जो बार बार कह रही हूँ, WBS क्या शो कर रहा होता है, आपके प्रोजेक्ट का स्कोप। तो जो प्रोजेक्ट के स्कोप के गोला में, यानी कि प्रोजेक्ट के स्कोप के जो प्रोसेस के आउटपुट के तौर पे एक जो चीज बन रही होती है, वो क्या होती है, वो होता है WBS। अब WBS जो है वो क्या यूज कर रहे होते हैं, किस लिए यूज कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट की वन ऑफ द जो काम है ना WBS का, भी हम आगे पढ़ेंगे कि WBS एक बहुत जामिया किस्म की जो है ना वो चीज है, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में ना आपको हेल्प आउट करता है, बिल्कुल ओवरऑल वर्किंग कि आपको जो है ना, आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन में आपको हेल्प करता है, आपकी टाइम एस्टिमेशन में आपको हेल्प करता है, आपके रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, आपके टास्क एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने में, मतलब प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उन सब की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो WBS है ना, वो आपको बहुत एड करता है। एंड उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ जी, अभी ये भी हम आगे पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स, डिजाइन के कौन से डिलीवरेबल्स, कोडिंग के कौन से डिलीवरेबल्स, टेस्टिंग के कौन से डिलीवरेबल्स, मेंटेनेंस के कौन से डिलीवरेबल्स, आपके ये सारे डिलीवरेबल्स जो है ना, वो बस फिर उसके बाद जो है ना आपके प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद वही बात है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कि अब आपने क्या है, उसको वैलिडेट करने आगे जाके फर्दर। वैलिडेशन वेरिफिकेशन आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मेरा हाल है मुझसे ही पढ़ा है। ओके, अब क्या है कि आपको जब स्कोप स्टेटमेंट आप लिखते हैं, तो बकायदा उसमें आपने बताना होता है कि क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है। ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि स्कोप इज अ बेसिकली चीजें क्या उसमें एड्रेस हो रही होती हैं, कि क्या एजम्पशन है, किस एजम्पशन के साथ आप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल, वो सब इसमें आप जो है ना वो आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं। देन हाँ जी, कुम कम के ਅਸੀਂ आ गए किदे ते, WBS ते। खैर ना, ਜਿਹੜਾ WBS ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਗਜ਼ੋ ਪਜ਼ਲ बन रहा है, इसी तरह से एनू लम्या पालो, बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि एक बड़ा काम, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बिल्कुल टीम वर्क, कि एक बड़े काम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना बड़े ब्रेक डाउन किया जा रहा है, बड़े काम का छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में इसको डिवाइड किया जा रहा है, ताकि इसको इजी तरीके से हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। ठीक हो गया। अब WBS जो है वो क्या है, क्या WBS इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग प्रोजेक्ट विल क्रिएट। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट स्कोप को बात कर रहे हैं ना। प्रोजेक्ट स्कोप, मैंने क्या बात कही थी कि जो आपका WBS है वो किस स्कोप बनाने के लिए यूज होता है, आपके प्रोजेक्ट के स्कोप को, एंड प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर प्रोडक्ट का स्कोप शामिल होता है। ठीक है, तो टिपिकली इसके अंदर क्या होता है, शामिल चीजें होती हैं, डिटेल कंपोनेंट्स, हर चीज शामिल होती है। अच्छा, जब आगे चलते हैं, जब आपने WBS बनाना है, आप लोग बना चुके हैं इसलिए इसमें मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि WBS क्या होता है। जब आपने प्रोजेक्ट अपना WBS बनाना है, तो आपने इसकी मेजर बकेट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है। हाँ जी, एक तो ये कि आपने इसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क पैकेजेस कहते हैं। प्लस ये कि अगर तो डिलीवरेबल ओरिएंटेड आपका जो है ना WBS, आगे टाइप्स आएंगी, WBS की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डिलीवरेबल ओरिएंटेड होता है, हाइब्रिड होता है, जियोग्राफिकल बेस्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड होता है, तो हम आगे देखेंगे इसको। अगर तो WBS आपका डिलीवरेबल ओरिएंटेड है, तो फिर हम आप उसको उसको किस लेवल पे डिवाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह के डिलीवरेबल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, कि डेटाबेस के कौन से डिलीवरेबल्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कौन से डिलीवरेबल्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन से डिलीवरेबल्स होंगे, वेब के कौन से डिलीवरेबल्स होंगे। और डिलीवरेबल आपको अच्छी तरह पता है कि डिलीवरेबल क्या होता है, आउटपुट, एग्जैक्टली, कोई भी आउटपुट जिसके ऊपर कोई फीडबैक लिया जा सके,
जी, बिल्कुल, जिसके ऊपर जो चीज़ आप प्रोड्यूस करके अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं और उसके साथ डिस्कशन करते हैं, कोई भी इंटरमीडिएट लेवल की आउटपुट जिसके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई फीडबैक लिया जा सकता है, दैट इज़ अ डिलिवरेबल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई डेडलाइन होती है, जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ सबमिट करनी होती है और उसके ऊपर डिस्कशन होती है, दैट इज़ अ डिलिवरेबल, ठीक है? डिलिवरेबल कैन बी टेंजिबल, डिलिवरेबल कैन बी नॉन अनटेंजिबल, नॉट टेंजिबल, ठीक है? इंटेंजिबल या व्हाटएवर यू कैन से। व्हाई क्रिएट डब्ल्यूबीएस? क्यों बनाते हैं आप डब्ल्यूबीएस? वही बात है, मैं बार-बार कर रही हूँ कि डब्ल्यूबीएस वर्क्स लाइक अ बैकबोन इन द बॉडी ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है? जिस तरह एक इंसानी जिस्म में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह प्रोजेक्ट की जिंदगी में डब्ल्यूबीएस एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ आपकी प्लानिंग के लिए, बिल्कुल, बल्कि आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, आपकी बजट एस्टिमेशन के लिए, आपकी रिसोर्स एस्टिमेशन के लिए, आपके रिस्क एस्टिमेशन के लिए, आपकी एक्टिविटीज एस्टिमेशन के लिए, टाइम एस्टिमेशन के लिए, आपके लिए हर जगह जो है ना, ये आपको डब्ल्यूबीएस जो है ना, वो आपको आपके लिए जो है ना सूदमंद साबित होता है। अब ये डब्ल्यूबीएस को डिवाइड किस तरह कर रहे होते हैं, वो बात हम अच्छी तरह कर चुके हैं कि बड़ा लेवल है, उसको छोटे लेवल्स में डिवाइड किया, फिर उस लेवल को उठाया, फिर फर्दर डिवाइड किया, फिर उसको उठाया, फिर फर्दर डिवाइड किया। तो जो एक फिर एंड में जो एक लेवल होता है, जिसको जो कि फर्दर 2-3 टास्क में डिवाइड हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क पैकेज, ठीक है? वर्क पैकेज जो है वो किसी बंदे को असाइन किया जाता है कि हाँ भाई, तूने अभी ये काम करना है। एग्जाम्पल आएंगे आगे, हम देखते हैं इसको। अच्छा जी, अब जो मैं बात कर रही थी कि डब्ल्यूबीएस की होती है जनाब डिफरेंट टाइप्स। कुछ होते हैं डिलीवरेबल ओरिएंटेड, कुछ होते हैं प्रोसेस सेंटर्ड, कुछ होते हैं हाइब्रिड, कुछ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है? तो जो डिलीवरेबल ओरिएंटेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। कि जो आपका, जो आप सबसे पहला लेवल जो डिवाइड करते हैं ना, पहला लेवल, ये मतलब ऊपर प्रोजेक्ट का नाम रखा, दूसरे लेवल पे ना आपने डिलीवरेबल रख लिए। हाँ जी, कौन कौन से डेटाबेस के कौन से होंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन के कौन से होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन से होंगे, आपके जो है वो टेस्टिंग के कौन से होंगे। ये पहले लेवल पे ना सारे आपके जो है ना वो डिलीवरेबल्स आ रहे होते हैं, क्या क्या चीजें जो है ना वो प्रोड्यूस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैथी का प्रोजेक्ट है, ये अभी इसकी एग्जांपल भी आगे आ रही है, वो डिलीवरेबल ओरिएंटेड होगा। अब आता है प्रोसेस ओरिएंटेड। ये मैं अक्सर बच्चों को कहती होती हूँ, आप ना प्रोसेस ओरिएंटेड बनाएं, बल्कि आप ना हाइब्रिड बनाएं, जिसमें प्रोसेस भी आ रहा हो, डिलीवरेबल भी आ रहे हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी आ रहा हो, सारों के फ्लेवर्स हो शामिल। अब जो प्रोसेस ओरिएंटेड, उसमें क्या है कि जो पहला लेवल है ना, उसमें जो आपके सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप पढ़ते नहीं आए अब तक, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये वाली जो सारी डिवीजन है ना, आप अपने पहले लेवल पे करें। और उसके बाद फर्दर उसको आगे लेके जाएं कि अगर रिक्वायरमेंट्स है तो रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए आपने काम कैसे करना है। इसी तरह जो हाइब्रिड है, वही बात है, वो मिक्सचर है। वो आपका प्रोसेस ओरिएंटेड भी है और डिलीवरेबल ओरिएंटेड भी है, इसके अंदर मिक्सचर आता है, ठीक है? ये भी हम देख लेते हैं आगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेड डब्ल्यूबीएस क्या होता है कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइज जो हायर लेवल है ना, फर्स्ट वाला लेवल, उसके ऊपर अगर आपका फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले लेवल पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सैप का प्रोजेक्ट है, ठीक है? सैप को रखा सबसे ऊपर, पहले लेवल पे आपने क्या डाल दिया? एफसी, डबल ई, मैनेजमेंट साइंस, ये सब आपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसको डिवाइड कर दिया। फिर अब हर डिपार्टमेंट की आगे फिर एग्जाम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे सैप को यूज कर रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंट लेवल पे आपने जो है ना उसको आपने ना डिवाइड कर दिया अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए। अब अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए अपने डब्ल्यूबीएस की जो है ना वो टाइप का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह जियोग्राफिकल बेस, फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपका जो है वो रिफा के डिफरेंट कैंपसेस हैं, ठीक है? रिफा जो है फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, रियासुल खैमा में भी है, मलेशिया में भी है, हर जगह पे। तो क्या है कि अगर ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो अगर वो आप पहले लेवल पे क्या कर देंगे, उस जियोग्राफिकल लोकेशंस पे कि हाँ जी ये कौन से वाले जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के कौन से वाले जियोग्राफिकल लोकेशन की जो है ना वो बात हो रही है, तो पहले लेवल पे आप क्या रख देंगे, उसको रख देंगे। तो नॉर्मली जो बनाते होते हैं वो हम कौन सा बनाते होते हैं, वो हम हाइब्रिड लेवल का बनाते होते हैं। अच्छी बात है कि आप हाइब्रिड लेवल का बनाएं। अच्छा ये देखें, ये वो उसकी बात हो रही है जो डिलीवरेबल ओरिएंटेड था ना, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, जिसको अच्छा ये जो है ना आपका डिलीवरेबल ओरिएंटेड, इसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड VWBS कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी है। ओके फाइन। अच्छा जी, अब ये जो एग्जांपल है ये किसकी है? ये आपके डिलीवरेबल ओरिएंटेड डब्ल्यूबीएस की है, कि जिसके अंदर आपके जो है ना लेवल 1 जो है उसके ऊपर कौन कौन से डिलीवरेबल्स आ रहे हैं? वेब डिलीवरेबल्स, डेटाबेस के डिलीवरेबल्स, डॉक्यूमेंट के डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिलीवरेबल्स। फिर उसके अंदर फर्दर देखें, अंदर क्या है? 1.1 यूजर इंटरफेस, सर्वर कंपोनेंट्स, डेटाबेस के अंदर क्या आ रहा है? माई सीक्वल,
डेटाबेस कौन सा और आप यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के कौन से हैं, यूजर मैनुअल बना रहे हैं, एडमिन मैनुअल बना रहे हैं, डिप्लॉयमेंट मैनुअल बना रहे हैं, कौन कौन से मैनुअल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिलीवरेबल चार्टर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कैलेंडर बना रहे हैं, प्रोडक्ट कैलेंडर बना रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता है। अच्छा, अब एक बड़ा खास असूल है इसके अंदर, वो होता है आपका 100% रूल, जो WBS के अंदर यूज होता है। 100% रूल का ये मतलब है, एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ, कि जो WBS बन रहा है ना, उसके अंदर सिर्फ वही चीजें शामिल हों जो कि काम आपने करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आपने बहुत ब्लोट भी नहीं करना कि उसके अंदर वो चीजें भी आप शामिल करें जो आपने करनी नहीं है, और वो चीजें शामिल ना करें जो आपने करनी है। तो ये जो WBS का 100% रूल है, एक तो ये चीज बताता है कि आपने इसके अंदर वो शामिल करना है जो कि आपने करना है, वो शामिल नहीं करना जो आपने नहीं करना। यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओनली वर्क दैट इज रिक्वायर्ड, नथिंग मोर नथिंग लेस, कि ये होता है आपका 100% रूल। और इसका एक और जो इसका मतलब है वो क्या है, कि आपको पता है कि WBS जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसका एक। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर उसको देखने का डिफरेंट जाविये हैं, या तो आप उसको ट्री फॉर्म में बनाते हैं, या जैसे आपका ये जो पीछे था, ये जो आपने ये पीछे देखा था, ये कोड ऑफ कंडक्ट इसका, कि आप इसको जो है ना लिस्ट व्यू में बनाते हैं। मगर आप देखें हर जगह पे हायरार्की है, कि लेवल 1 पे जो है वो एक चीज है, फिर उसके बाद फर्दर उसको डिवाइड किया हुआ है कि लेवल 1 2010.1 है, तो आगे नीचे उसका फर्दर लेवल क्या है 2010.1.1। इस तरह से जो 100% रूल है वो क्या है, कि आपने जो है ना उसको, कि आप जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उसको मैप करें, तो कहीं पे ऐसे ना हो कि आप अगर ऊपर से नीचे चीज को लेके आ रहे हैं तो डिवीजन ऐसी हुई हो जिसका ऊपर वाली मेन कैटेगरी से उसका कोई ताल्लुक ना हो, और नीचे से ऊपर जाएं तो आप ये ना हो कि वो चीजें ऐड की हुई हैं कि जो ऊपर ऊपर उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। मतलब कहने की ट्रेसेबिलिटी आपने करनी है, आपने ये भी पढ़ी हुई है, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी एंड बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, आपका टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप की जो है ना ये ट्रेसेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक और चीज, अब यहाँ पे ना ये जो बात हो रही है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें, कि जो डिकम्पोजिशन है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक ही बात को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टैरिक लगाएं। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी ना, तो फिर मैं आपको कहूंगी वो स्टैरिक वाली बात 100% रूल की जो मैं आपको कह रही थी कि वहां पे भी अप्लाई होता है, उसकी मैं आपको एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, ये देखें, जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो कैथी वाले प्रोजेक्ट में जो डिलीवरेबल ओरिएंटेड हमने बात की थी, ये डिलीवरेबल ओरिएंटेड की एग्जाम्पल है, कि लैंडस्केपिंग का प्रोजेक्ट है पहले लेवल पे, यानी कि जो पहला लेवल है, यहाँ पे क्या आपने डिवीजन की हुई है डिलीवरेबल ओरिएंटेड, कि आपने क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है, पार्क, कॉमन एरिया, वॉकवे, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपने डिलीवरेबल ओरिएंटेड क्या रखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कौन कौन सी चीजें बना रहे होंगे, चार्टर बना रहे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना रहे होंगे। हाँ जी, अब चार्टर के नीचे आप क्या क्या कर रहे होंगे, चार्टर क्रिएट कर रहे होंगे, चार्टर रिव्यू कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में आप क्या कर रहे होंगे, कॉस्टिंग कर रहे होंगे, स्कोपिंग कर रहे होंगे, स्केजुलिंग कर रहे होंगे, रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बना रहे होंगे। अब ये देखें पार्क्स है, तो पार्क्स के आगे तीन चीजें, जॉगिंग पार्क है, कम्युनिटी पार्क है, प्राइवेट पार्क है। हाँ जी, अब जॉगिंग पार्क है तो उसकी डिजाइनिंग कर रहे होंगे, ट्रैकिंग कर रहे होंगे, सैपलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। कॉमन एरियाज है तो उसमें हाँ जी दो तरह के, एंट्रेंस या रिसेप्शन एरिया। एंट्रेंस है तो उसकी डिजाइनिंग हो रही होगी, रॉकिंग हो रही होगी, सैपलिंग हो रही होगी। रिसेप्शन एरिया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रिसेप्शन एरिया में ग्रेनाइट बेंचेस होंगे, फाउंटेन्स होगा, सैपलिंग होगा। तो ये आपका WBS है कि आप उसको जो है ना अपने काम को जो है वो डिवाइड करें। अच्छा जी, अब अपने घर बनाना है, ठीक है। जब आपने घर बनाना है तो उसमें भी देखें आप पहले लेवल पे आपने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाउंडेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इंटीरियर, लैंडस्केपिंग, ये भी उसी तरह से जो है ना आपका WBS बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, बल्कि ठहरे, जो मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ ना, ये देखें, अब अपनी एक दावत का एहतमाम करना है, ठीक है, दावत का एक तरह माम करना है आपने, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह आपके जो है ना जो क्लस्टरिंग आपने की थी वो भी एक किस्म का यही आपने डिवीजन ही की हुई थी, मगर वो छोटे लेवल की डिवीजन थी, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। WBS एक बहुत बड़ी चीज होता है, ठीक है। हाँ जी, आपने दावत का एहतमाम करना है तो आपने क्या रखा है जी, आपने सुपरवाइज करना है, आपने डिनर अरेंज करना है, आपने रूम्स वगैरह का आपने अरेंजमेंट करना है, आपने गेस्ट को देखना है, आपने स्टाफ को देखना है, आपने स्पीकर को बुलाना है। अब ये समझिए ये कॉन्फ्रेंस की जो है ना एक प्लानिंग हो रही है। फर्दर उसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वो नीचे हर एक लेवल पे जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, अब ये देखें जो मैं आपको कह रही थी ना प्रोसेस ओरिएंटेड WBS, ये देखें ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। किस तरह, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लेवल 1 पे आप क्या रखें, आपके जो ये जो है जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स की स्टेज है, एनालिसिस की स्टेज है, डिजाइन की स्टेज है, कंस्ट्रक्शन की स्टेज है, डिप्लॉयमेंट की स्टेज है। अब जो लेवल फर्दर उसको डिवाइड कर रहे हैं यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट की स्टेज है जो उसको फर्दर आपने किस तरह से जो है ना आपने काम करना है।
रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है, यूजर से इंटरव्यू करने हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है, हाई लेवल यूज केसेस लिखने हैं, यूज केस डायग्राम बनानी है। अब फॉर एग्जांपल अब इसको फर्दर डिवाइड करें, यूजर इंटरव्यूज। अब यूजर इंटरव्यूज को आगे डिवाइड करें। हाँ जी, इंटरव्यूज के लिए आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है? आपको पता है इंटरव्यूइंग की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसको आप कैसे करेंगे, इंटरव्यू कैसे करेंगे जाके। तो इसको जितना फर्दर डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, जितना डिवाइड करेंगे उतना आपके लिए काम को अंडरस्टैंड करना, काम को मैनेज करना, उस काम को लेके टाइम एस्टिमेट करना, उस काम को लेके उसका बजट एस्टिमेट करना, उसके आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करना आपके लिए उतना ही ईजी हो जाता है। वरना आपके लिए मुश्किल होती है। अगर आपके सामने देखे ना, इंसानी दिमाग है, वो दिमाग हमारा जो है ना हमेशा काम को तोड़ के जो है ना समझने की कोशिश करता है। जब काम को आप ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो आपको इसकी सबसे छोटी एग्जांपल, आपको याद है जब आपने स्पेलिंग याद करने शुरू किए थे, स्पेलिंग समझना शुरू किए थे, तो आप स्पेलिंग्स किस तरह याद करते थे? तोड़ फोड़ के। तोड़ फोड़ जी जी बिल्कुल वही वही, तोड़ फोड़ के। कि आप स्पेलिंग, एक बड़ा स्पेलिंग है, आप उसको छोटे छोटे डिवाइड करके आप याद करते थे। जैसे कंपनी, COM कॉम, PAN पैन, YP पनी, कंपनी। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स, REQ URI MENTS, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है वो एक क्लैमिडोमोनास, एक बायो में हमारा मैट्रिक में एक वो होता था, पता नहीं वो क्या चीज होती थी, उसका स्पेलिंग मैंने बड़ी मुसीबत खाना करके याद किया था। क्लैमी डोमो नास, वो सत्यानाश से मैंने नास एंड में ना कि याद ही नहीं हो रहा था। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम उसको ना डिवाइड कर करके उसको जो है ना हम याद करते हैं, अपनी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे भी एनालिसिस के लिए आप क्या इस चीज को आप जो है ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि डिवीजन को, डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा है ना आपने, डिवाइड एंड कॉन्कर, तो डिवाइड करो और उसको जो है ना आप कॉन्कर कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे वो जो मैं आपको बात करी थी ना कि आप 100% रूल वाला थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप जो है वो एक ही चीज जो है ना वो हो रही हो। अब यहाँ पे जो हुआ है ना WBS में, यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन भी हुई हुई है। अब एग्जाम्पल लें यहाँ पे कैसे। अब देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम भी है और कॉस्ट भी है। कॉस्ट यहाँ पे रखी हुई है इसकी, आपने लेट सपोज $31,700। तो अब इस $31,700 को जो है ना आपने नीचे डिवाइड करना है। अब इसमें क्या है, डिजाइन फेज में इसके ऊपर कितना लग रहा है 9800, प्रोग्रामिंग फेज में कितना लग रहा है 8400, और ट्रांजिशन फेज में कितना लग रहा है 13,500। तो अगर आप इसको टोटल करें ना सारे को, 13,500, 8,400, 9,800, तो ये ऑलमोस्ट कितनी अमाउंट बनती है 31,700। ठीक है, वापस ऊपर वाला बिल्कुल। इसी तरह अगर आप इसको लेना 9800 को, इसको आपने फर्दर नीचे डिवाइड किया है, तो ये किस तरह डिवाइड हुआ है 4200 और 50,000 में। तो ये ऑलमोस्ट जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 98,000 बनती है और 9800 बनती है। इसका मतलब क्या है कहने का, आप ऊपर से नीचे डिवाइड करें तो जो ऊपर का लमसम है वो नीचे वाले का डिवीजन हो, और नीचे वाले की डिवीजन को आप ओवरऑल जब सम अप करें तो वो ऊपर वाला जो है ना वो बजट बने। सेम गोज विद योर टाइम, सेम गोज विद योर मनी। कि अगर आप टाइम को भी डिवाइड करें ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल 440 घंटे हैं, तो डिजाइन फेज में 140 घंटे, लेबर फेज में आपके 120 घंटे, और आपके ये जो दूसरा आपका टेस्टिंग फेज है उसमें भी आपके 180 घंटे। तो क्या होगा, आप जो है उसको जब उसको आप टोटल काउंट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ओवरऑल। अरीबा चौधरी आप किधर जा, ये भी 100% रूल के जिम्रे में आता है। आके अच्छा जी, अब ये देखें WBS का ना एक और व्यू है, ये लिस्ट व्यू है कि ये देखें ये कौन से वाला बना हुआ है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है या डिलीवरेबल ओरिएंटेड है। ये लेवल 1 पे कैसी डिवीजन हुई हुई है इसकी, प्रोसेस ओरिएंटेड है ये, दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड। इसमें देखें आप एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आप इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर फर्दर आपने डिवीजन की हुई है। अच्छा अब एक और चीज देखें, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल और प्रेडिसेसर आपको नजर आ रहा है। प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं, प्रेडिसेसर्स होते हैं हमारे अबाओ अजदाद, ठीक है, जहां से हमारी रूट्स शुरू हुई होती हैं, और सक्सेसर कौन होते हैं, हमारे बाद में आने वाले। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि नॉर्मल में क्या लिखा हुआ है, कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेज, इस काम को करने में आपको कितने टाइम लगेगा, 8 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ठीक है, आपने ये यूनिट्स रखे हुए। आगे देखें जो प्रेडिसेसर लिखा हुआ है कि अगर आपने 1.2 पे आप गौर करें, लिखा हुआ है डेवलप स्टेटमेंट ऑफ वर्क, तो इसके आगे प्रेडिसेसर में लिखा हुआ है 1.1। इसका क्या मतलब है, ये कौन बताएगा। आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाने से पहले आपने क्या बनाना है, चार्टर बनाना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर आए ना 2 पॉइंट किसके ऊपर आए आप 2.4 के ऊपर, डेवलप स्केड्यूल, 3 दिन का काम है मगर 2 सक्सेसर्स पे 2 प्रेडिसेसर्स पे डिपेंड करता है।
2.2 एंड 2.3। 2.2 क्या है? चेंज मैनेजमेंट प्लान बना होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इनिशियल डिस्क्रिप्टिव बजट बना होना चाहिए स्केड्यूल बनाने से पहले। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि ये जो प्रोड्यूसर का क्या मतलब है कि आपकी डिपेंडेंसी किस पे है, कौन सी वाली एक्टिविटी के ऊपर। तो दैट्स ऑल फोक्स। अरे ये हमने आज पढ़ लिया सारा कुछ, ठीक है। तो कोई सवाल है तो पूछ लो।